जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे डे 198 ऑफ फाइम क्लब में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज शाम को 4:30 बजे से लेके करीब करीब 5:40 तक, यानी 20 मिनट 30 मिनट का एक गाइडेंस सेशन होगा, जो कि एग्जाम प्रिपरेशंस के रिलेटेड होगा, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होगा। तो कृपया अपने दोस्तों को बुलाइए। आईडी यही रहेगा, पासवर्ड यही रहेगा। ओके। पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ये गाइडेंस का लाभ ले। हम एक सीरीज चलाएंगे कि किस तरीके से हमें एग्जाम से पहले, मान लो सब्जेक्ट प्लानिंग करनी है, या फिर टाइम प्लानिंग करनी है, या फिर तनाव का नियंत्रण करना है, स्टडी कैसे करनी है, स्मार्ट रिवीजन का क्या तरीका होता है, राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ क्या कब कौन सी करे, अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या करना है, कोई सब्जेक्ट इजी लग रहा है तो क्या करना है। तो इस तरीके से अलग अलग विभिन्न मुद्दों पे हम स्टूडेंट्स को गाइड करने आएंगे। मैं स्वयं रहूंगा वहाँ पे, हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स रहेंगे। और रोज शाम को 4:30 बजे हम आएंगे। मोस्टली ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा, पर खुद को करता नहीं मानते हैं। आज शुरुआत होगी और जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए फ्री गाइडेंस है। ये बेस्ट रहेगा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। अ, तो मेरी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस जो कि हम अभी ग्रुप में शेयर करेंगे, प्लीज़ शेयर करें। हो सकता है इसका कोई स्पेशल ग्रुप भी हम बना दें, अभी अभी कुछ तय नहीं हुआ है, पर डेफिनेटली इस बात का लाभ लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं दास बोध की हमारी अंडरस्टैंडिंग में। और आज हम दशक 2 का समास 3 की शुरुआत करेंगे। दशक 2 समास 3, और ये है कुविद्या के लक्षण। कुविद्या के लक्षण। कुविद्या मतलब क्या? तो सबसे पहले तो कुविद्या समझने से पहले विद्या का प्रभाव समझते हैं जीवन में। इसी मुद्दे पे इस वीकेंड को आईडीपी में मैं एक सेशन ले रहा हूँ, बिल्डिंग रिवॉर्डिंग बिलीफ्स। ओके, तो जो लोग वहां पे भी आते हैं वो उस सेशन को मिस ना करें। ओके। तो विद्या का जीवन में प्रभाव देखते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, किसी भी आप अगर एडवांस साइकोलॉजी देखो, बिहेवियरल साइकोलॉजी देखो, सोशल साइकोलॉजी देखो, कहाँ पे भी देखो, ह्यूमन बिहेवियर पे जहाँ जहाँ स्टडी की गई है तो वहाँ उन्होंने कुछ पैटर्न्स पाए हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट पैटर्न ये भी है कि उस व्यक्ति के पास कौन सी विद्या है। तो अभी ये जो है दशक 2 समास 3 जो आज से हम शुरू करने वाले हैं, इसका टाइटल है कुविद्या के लक्षण। को जब हम लगाते हैं ना, तो ये नेगेटिविटी से रिलेटेड होता है ना, कुलक्षण, है ना। तो कु लगता है तो नेगेटिविटी आ जाती है, और सु लगता है तो सुदर्शन, है ना, तो अच्छा हो जाता है। एक और है दु, जो कि दुर्योधन उसके भाइयों और बहनों को लगा था, दुर्योधन, दुशासन, दुश्शला। तो ये दु भी लगा था। तो हम कु की बात कर रहे हैं। तो बात उससे पहले कर रहे थे विद्या की। तो ये सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखे दोस्तों। एंड दैट इज व्हाई हमें अच्छी बातों को सुनना है, अच्छी बातों को पढ़ना है, अच्छी बातों को समझना है, अच्छी बातों की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि हम जीवन में हमेशा इसी तरीके से जाते हैं। हमारे पास विद्या है। क्या है? विद्या है। अब इसके स्टेप्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले होती है इंफॉर्मेशन। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। हम कोई भी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद अगर हम उस पर विचार करें, उसके अनुभवों को ठीक से परखें, लोगों से डिस्कस करें, स्वानुभव से आगे बढ़े, तब तब जाके यह जो इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट होती है? नॉलेज में। तो पहली स्टेप है इंफॉर्मेशन, दूसरी स्टेप है नॉलेज। जब हमें नॉलेज प्राप्त होता है तब जाके हमारी एक बिलीफ सिस्टम बनती है। क्या बनती है? बिलीफ सिस्टम। और ये बिलीफ सिस्टम हमारे बिहेवियर को तय करती है। बिलीफ से बिहेवियर, यानी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद उसका कन्वर्जन हुआ नॉलेज में। सही गलत अभी बात ही नहीं की मैंने, सही या गलत की अभी बात नहीं की मैंने केवल
इंफॉर्मेशन की बात की, तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से बढ़ा नॉलेज, इंफॉर्मेशन से बना नॉलेज, नॉलेज से बने बिलीफ, और बिलीफ से आया वर्तन। बिलीफ से आया क्या? आया वर्तन, यानी बिहेवियर। तो अगर हम में से कोई भी किसी भी प्रकार का बिहेवियर कर रहा है, चाहे आप, चाहे मैं, चाहे कोई और, तो इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन है, उसके बाद नॉलेज है, नॉलेज के बाद बिलीफ, और बिलीफ के बाद वर्तन है। तो यहाँ पे जब भी बात आ रही है कुविद्या के लक्षणों की, तो यहाँ पे लक्षण जो है वो क्या है? बिहेवियर है। और कुविद्या यानी क्या है? कि गलत नॉलेज है। तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ और बिहेवियर, ये साइकिल को समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्दों के प्रयोग होंगे, पर वो आउटकम होगा। क्या होगा? आउटकम होगा। उसके पीछे की बात को भी समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे और एक बात आती है, वो आती है आदतें, हैबिट्स। तो कुछ लोगों की जानकारी कुछ और होती है और करते कुछ और है ना, आदतों की वजह से। तो उस पर भी हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दासबोध का दशक 2 समास 3 हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुविद्या और उसके लक्षण क्या है, और उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है, इन लक्षणों का त्याग करना है। अब इसकी शुरुआत कैसे की है कि जिसके पास कुविद्या है या फिर ये जो लक्षण है, वह व्यक्ति, ये देखो शुरुआत में ही कहा गया, खुद का बहुत ज्यादा नुकसान कर लेता है, खुद का बहुत ज्यादा नुकसान कर लेता है। तो हमें इन लक्षणों से बचना चाहिए, अदरवाइज नुकसान होगा। जय श्री कृष्ण। तो समझते हैं। और यहाँ पे शुरुआत में ही इन्होंने क्या किया है, भगवत गीता का ही डायरेक्ट एक श्लोक उठा के जैसे का वैसे रख दिया। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 4, और ये दासबोध में लिखा है ना, अध्याय 16 श्लोक 4 दासबोध में भी लिखा है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरीम। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पे क्या है, आसुरी संपदा की बात कर रही है। असुर, असुर लोग कौन होते हैं? आपको पता है, दैत्य, आसुर, दानव, ये शब्द आपने सुने हैं, यानी गलत लोग। सिंपल सी भाषा में बोलेंगे, गलत लोग। तो आसुरी संपदा के यहाँ पे कुछ लक्षण बताए गए हैं। अब उन लक्षणों को पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना। दंभ, दर्प, अभिमान। दंभ, दर्प, अभिमान, ये जो बातें यहाँ पे बताई गई है। ओके, आगे देखते हैं। क्रोध, क्रोध, उसके बाद बताया गया है मत्सर, लोभ, तिरस्कार, गर्व। तो ये कई सारी क्वालिटीज बताई गई है। क्वालिटीज अच्छी नहीं, मैंने शब्द यूज किया क्वालिटीज। क्वालिटीज अच्छी या बुरी नहीं होती, है ना। क्वालिटीज क्वालिटीज होती है, गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज। अब हम आगे देते। ओके, तो यहाँ पे भगवान ने बताया दंभ, दंभ का मतलब है अहंकार। दर्प, दर्प का मतलब है घमंड। अब ये मिलते जुलते शब्द है, पर इनको समझना है। आगे देखते हैं। अभिमान, अभिमान का मतलब है गर्व। तो अहंकार, घमंड, गर्व। उसके बाद क्रोध, क्रोध को तो क्रोध आपको पता है। पारुष्य मतलब निष्ठुरता। हाँ, अज्ञान, अज्ञान भी इसी में आता है। अज्ञान का मतलब आप समझते हो। तो ये कुविद्या के लक्षण है, यह कुविद्या के लक्षण है, और इन लक्षणों से हमें दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, दंभ, तिरस्कार, गर्व, ऐसे कुछ क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। ये क्वालिटी जब भी बढ़ जाती है, इंसान सर्वनाश की तरफ बढ़ जाता है, अपने नाश की तरफ बढ़ जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि काम, काम यानी इच्छा। तो जब भी इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र होती है, नुकसान हो जाएगा। इनफैक्ट जब भी आपको लगे ना, आई डेस्परेटली वांट इट, आई डेस्परेटली नीड इट, ये शब्द अगर मन में आए, ये भावना मन में उत्पन्न हो, पॉज ले लेना और खुद को बोलना, देखते हैं महीना भर नहीं लेते क्या होता है।
अगर आपको लगा मैं बहुत ज्यादा हार्श हूं तो चलो महीना भर नहीं हफ्ता भर लगा दो, 3 दिन लगा दो, बट किसी भी चीज का गुलाम ना बने, किसी भी चीज का या इच्छा का गुलाम ना बने। काम और क्रोध, अब यहाँ पे तो मैं वो श्लोक हमेशा बताता हूँ भगवत गीता का, काम ऐशो क्रोध ऐशो रजोगुण समुद्भव, है ना, महाशनो महापाप, यानी काम और क्रोध जो है ये जगत के सर्वभक्षी, जिसे कहते हैं संहारक है। इच्छा और क्रोध, इससे ही सब पंगे हो रहे हैं इस जगत में, सब नुकसान हो रहा है, सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इससे बचना है, अति क्रोध और अति इच्छा से, आसक्ति से बचना है। आगे देखते हैं, जैसे मान लो लोभ है, दंभ है, तिरस्कार है, तो यहाँ कई सारी क्वालिटीज बताई गई है जिससे हमें बचना है, और ये मेनली इन्हीं 3-4 क्वालिटीज में आती है। जैसे मान लो यहाँ पे आगे लोभ लिखा है तो आसक्ति का ही प्रकार है लोभ, या फिर आगे ये लिखा है जिसे कहते कामना, या फिर लिखा है तृष्णा, या फिर लिखा है लोभ, वासना, आसक्ति, ये सब एक ही प्रकार है, ज्यादा यानी नीड बेस्ड, जिसे कहते हैं ना कि हमें ये चाहिए 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 वाला बात जो आती है, तो इससे दूर रहना है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से, ओके, आगे वाले निगेटिव लक्षण है। तो यहाँ पे चिकित्सा, चिकित्सा नाम का एक गुण बताया गया है, अनावश्यक चिकित्सा करने वाला व्यक्ति कुविद्या का लक्षण है, गलत आदत है ना। कोई भी मिला उसको ज्यादा सवाल पूछ लिए, बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए, डिटेल मांगने लगे, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या प्लान है, वगैरह वगैरह, है ना। तो बहुत ज्यादा चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। लेट अस रिस्पेक्ट each and everyone's privacy, उनका पर्सनल स्पेस होता है, तो ज्यादा चिकित्सा करना कुविद्या का लक्षण है। आगे देखते हैं, निंदा, अनीति, ये भी कुविद्या के लक्षण है ना। फिर गुंडागिरी करना कुविद्या के लक्षण है, कई सारे लोग करते हैं ना, जोर पावर प्ले करते हैं, कुविद्या का लक्षण है। आगे देखते हैं, अपनी ही मस्ती में जीना, लोगों के प्रति सजग ना रहना, कुविद्या का लक्षण। आगे देखते हैं, अवज्ञा। अब अवज्ञा जब जब भी शब्द आता है तो अवज्ञा होती है बड़ों की, यानी माता पिता की अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा और मालिक की अवज्ञा, है ना। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो अगर है तो वो भी कुविद्या का लक्षण माना जाएगा। आगे देखते हैं, है ना, झटपट काम करने की इच्छा, कोई भी काम को ना जल्दी जल्दी में निपटाने की इच्छा होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, कुविद्या का लक्षण है ना। महाराष्ट्र में हाईवेज पे ना एक लाइन लिखी होती है, हाईवेज पे बोर्ड लिखा होता है, अति घाई संकट आते नहीं, ज्यादा जल्दी करेगा वो तकलीफ में पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि जो बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है वो भी कुविद्या का लक्षण है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअसली तकरार करने का स्वभाव, कंप्लेन करने का, तो हम ये पहले भी सुन चुके हैं, जेसीबी, जस्टिफिकेशन, कंप्लेन और ब्लेम कुविद्या के लक्षण है। और यहाँ पे मैं कुछ बात कहना चाहूंगा दोस्तों आपके साथ, ये जेसीबी क्या होता है, जस्टिफिकेशन, कंप्लेन और ब्लेम। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जीवन में दूसरे व्यक्ति का कोई रोल नहीं, जीवन में दूसरे व्यक्ति का कोई रोल नहीं, ओके, क्योंकि लोग तो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग तो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और हर व्यक्ति अपनी मनस्थिति, परिस्थिति और आदतों और दैव के अनुसार रिस्पॉन्ड कर रहा है, बराबर है, क्या हम मानते हैं इस बात को। तो कृपया याद रखें कि जस्टिफिकेशन करने से कुछ नहीं होता जीवन में, है ना। अगर जस्टिफाई करने से चीजें हो जाती तो विभीषण ने भी तर्क किया था रावण के साथ, मेघनाथ ने भी तर्क किया था रावण के साथ,
कुंभकर्ण ने भी तर्क किया था रावण के साथ, मंदोदरी ने भी तर्क किया था रावण के साथ, फिर सुग्रीव ने तर्क किया था रावण के साथ, हनुमान जी ने, श्री हनुमान जी ने तर्क किया था रावण के साथ, और फिर अंत में दुर्दशा क्या होती है ये एक्सप्लेन किया था स्वयं भगवान राम ने रावण को। सब चीजें हो गई। पर अगर आदमी कोई है इस मोड में है कि मेरी ही बात सच है, इस जस्टिफिकेशन मोड में आए, तो उसे कुविद्या का लक्षण है, उसे और दूसरों की सलाह समझ में नहीं आती है ना, कृपया नोट करें। तो कोई अगर जस्टिफिकेशन मोड में है तो स्वीकार करे और उसे माफ करे, और मन ही मन दुआ भी करे, है ना, क्योंकि जस्टिफिकेशन टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है सिचुएशन की, और वो सिचुएशन बार बार आनी है। से कुनार नील है, मैं बार बार नाम लेता हूँ उनका, ओके, कभी यूट्यूब पे फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे कोच है। वो हमेशा बोलते हैं पीपल शुड लुक फॉरवर्ड टू परमानेंट सॉल्यूशंस ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम, और जस्टिफिकेशन, कंप्लेन और ब्लेम हमें परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम से जैसे कहते हैं रोकते हैं। ओके, कोनार नील, अथर्व बेटा कृपया कमेंट बॉक्स में डाल देना नाम, कुछ लोगों को चाहिए, है ना। तो धन्यवाद, और उसे फॉलो करते हैं उनको, काफी अच्छे हैं, लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, और वो काफी ज्ञानी है, बहुत अच्छा टू द पॉइंट ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे, है ना। तो कंटिन्यूअस तकरार करने का जो स्वभाव है वह भी जिसे कहते हैं कि लक्षण है कुविद्या का, है ना। बहुत ज्यादा बात करना, जिसे कहते हैं ना भुन भुन, है ना, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है ना, बैकग्राउंड में कैसेट चलाते रहते हैं, ये ना, शुरू हो गए, इससे तो अच्छा है ऐसा कुछ करे, ओम ओम, ये बेहतर है। पर मैं आपको बोलूं, अभी मैं आपको ना लाइव डेमो दे सकता हूँ, ओम भी अगर छोटा हो जाए ना आपको इरिटेट करेगा, ओम 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 ओम, ओम का मजा तब आएगा जब वो 8 सेकंड से ज्यादा हो, तो ये स्वरों को समझते हैं, अक्षरों का परम संयोग है ओम। इसमें भगवत गीता पे 2 बार टिप्पणियां हैं ओम पे, तो ओम का उच्चारण बहुत जरूरी है, वो सुविद्या का लक्षण है ना। तो किसी भी तरीके से काम निपटा के आगे बढ़ जाना, है ना, कंपटीशन करना, ओके, अनवारंटेड कंपटीशन, किसी को भी देख लिया उसके साथ स्पर्धा करने लगे, खुद की तुलना करने लगे, कुविद्या का लक्षण है। तो अननेसेसरी कंपैरिजन विद पीपल कुविद्या का एक बड़ा लक्षण है, कृपया इन लक्षणों को नोट करें, है ना। आगे बताया गया है कुविद्या जिसके पास होती है वो आदमी दिखता कैसे है, तो ये कुरूप होता है। क्या होता है? कुरूप होता है, कुलक्षणी होता है, अशक्त होता है, दुर्जन, दरिद्री और कंजूस होता है। अब जरूरी नहीं कि सब क्वालिटीज एक ही इंसान में आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कुरूप को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कुरूप, है ना, कुविद्या जिसके पास होती है ना वो कुरूप होता है। तो क्या आपने जिसे कहते हैं नोट किए लोगों के जेस्चर, जब भी इंसान ये गलत गुणों के प्रभाव में होता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, है ना, वो ऐसे निगेटिव आते हैं। अभी मुझे नहीं पता क्या मैं वो कर पाऊंगा, पर मैं कोशिश करता हूँ, है ना। कुछ लोग मुझे एक अच्छा एक्टर मानते हैं, तो लेट अस सी क्या मुझे आ सकता है। तो मान लो गलत एक्सप्रेशंस है तो आदमी कुरूप दिखता है। पता नहीं मैं कैसे करूंगा अभी, लेट मी गिव इट अ ट्राई, है ना। तो कोई खुन्नस वाला एक्सप्रेशन आता है किसी का, ऐसा वाला, तो वो अपने आप गंदा दिखता है, आदमी कुरूप दिखता है ना। कभी कभी मत्सर वाले या ईर्ष्या वाले एक्सप्रेशन आते हैं, ऐसे वाले, तो आदमी अपने आप गंदा दिखने लगता है ना।
तो अगर किसी को लगता है कान, नाक और आंख इसकी प्लेसमेंट और कलर और बालों की स्टाइल से लुक आता है, तो ऐसे नहीं है ना। मान लो कभी कभी अगर आपने देखा कि विलन का रोल करते हैं कभी कभी हीरोज, है ना, विलन का, तो वो वहां पे वो वी स्टार्ट हेटिंग देम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्रेशंस एंड ऑल। और ये हमेशा याद रखे, जो आपके गुण है वो चेहरे पे प्रकट होने हैं। तो कुविद्या जिसके पास है वह आदमी कुरूप दिखेगा, उसके एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर जो होंगे वह आसुरी होंगे। क्या होंगे? आसुरी, है ना। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या कौन है पता है? दो लोगों के नाम लूंगा मैं पुराने जनरेशन के, है ना। एक है गुलशन ग्रोवर और एक है शक्ति कपूर। दोनों इंडस्ट्री में आए थे हीरो बनने के लिए, मौका मिला नहीं तो विलन बन गए। और ऐसे ही और एक थे, वो आए थे हीरो बनने के लिए, शुरुआत में विलन बने, बाद में हीरो बने। वो थे शत्रुघ्न सिन्हा। अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा की शुरुआत की मूवी देखो तो उन्होंने विलन के रोल किए, और बहुत ही ज्यादा डैशिंग और जबरदस्त आवाज, खामोश वाली आवाज थी उनकी, है ना। तो उनको हीरो का मौका दिया एंड ही वेंट ऑन टू डू वेल एज अ हीरो। तो कृपया एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान दें, अदरवाइज गंदे नजर आएंगे लोग अगर कुविद्या किसी के आचरण में है। आगे देखते हैं। कुलक्षणी, लक्षण गलत होते हैं ऐसे व्यक्ति के। अशक्त और दुर्जन। अब अशक्त शब्दों को समझते हैं। जो व्यक्ति इस तरीके की एनर्जी रेडिएट करता है ना, उसकी सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे गायब हो जाती है और वो दुर्बल बन जाता है। दो एग्जाम्पल लूंगा। पहला एग्जाम्पल जिसे कहते हैं रावण का, त्रैलोक्य विजयी रावण का। तो रावण खुद के बारे में यही कहता है कि तीनों लोकों पे जिसकी सत्ता है वो मैं हूं, लंकाधिपति रावण, अगर आपने नोट किया। पर उसके कुविद्या और उसके लक्षणों की वजह से धीरे धीरे उसकी सभा के सभी महारथी गायब हो गए। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे दुर्योधन का। क्या नहीं था दुर्योधन के पास? इच्छा मृत्यु वाले भीष्म, सबके गुरु, अपराजित रहने वाले द्रोण, इच्छा जिसे कहते हैं चिरंजीवी कृपाचार्य, चिरंजीवी अश्वत्थामा, फिर कवच कुंडलों वाला कर्ण। तो अमेजिंग सेना थी ना उसकी। स्वयं भगवान कृष्ण की सेना भी उसकी बाजू में थी, पर सब गायब हो गए और वो अशक्त बन गया, पावरलेस बन गया। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी मन की दुर्बलता आ जाती है कुविद्या के कारण, और आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पावर आपका साथ नहीं देता, इंसान वीक बन जाता है। चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे लीडरशिप लेवल पे हो, चाहे ग्रुप लेवल पे हो। तो ये गुणों से बचना है, इन गुणों से दूर रहना है। आगे देखते हैं। दरिद्री। अब ये आउटकम है। शुरुआत अगर यहां से होगी तो आउटकम वही होगा। अब ये दरिद्रता भी, जैसे ज्ञान अलग अलग प्रकार का होता है, दरिद्रता भी अलग अलग प्रकार की होती है। मन स्वास्थ्य की दरिद्रता आ जाती है इन लोगों को सबसे पहले। ठीक से सो नहीं पाते, गोलियां लेनी पड़ती है सोने के लिए, है ना। तो मनोस्वास्थ्य की दरिद्रता आ जाती है, हेल्थ की दरिद्रता आ जाती है, रिलेशनशिप की दरिद्रता आ जाती है, सोशल स्टेटस की दरिद्रता आती है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं। अब कंजूसी क्या है? कंजूसी का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसे व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ सेंटर्ड। जय श्री कृष्णा। तो ऐसे गुणों से बच के रहना है। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या यहाँ पे बताया गया। अब कुछ और लक्षण बताए गए हैं। अब ये लक्षण आपको बार बार दासबोध में मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। दुर्गुण ये कॉम्बिनेशन है, अलग अलग टाइप के लोगों में और अलग अलग परिस्थितियों में मिलेंगे। तो यहाँ कुछ लक्षण है कि आलस, ज्यादा खाने वाला, फिर भी दुर्बल है, और जिसे कहते हैं कि लोगों की कपट करने वाला। तो ये भी कुविद्या के लक्षण है। आलस्य कुविद्या का लक्षण है। अगर कोई आलस कर रहा है तो डेफिनेटली वो कुविद्या के ट्रैप में फंसा है। जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा खाने वाला,
है ना। तो कृपया नोट करें, इसके बारे में भी आज समाज को इसके बारे में सजग होने की जरूरत है ना। हमारी वो संस्कृति है जिसमें त्योहारों पे मीठा बनता है ना, त्योहारों पे मीठा बनता है, और सीजनल जैसे कहते हैं सेलिब्रेशंस होते हैं कुछ चीजें खाने के, जैसे हुरडा पार्टी होती है ना। तो वो कच्चा हम धान खाते हैं। एक जमाना था जब इंसान जानवर के जैसा रहता था, तो पूरा जीवन वही खाता था, है ना। भेड़ बकरियां क्या करती है, अभी भी वही खाती है। अभी सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखी, सुबह 4 बजे, और वो पीने का शुद्ध पानी नहीं है। ओके, इस पे कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कनाडा की बात है। कनाडा में कम्युनिटी है जो जंगल में रहती है, नेचुरल चीज इसमें। तो वो ना, जहाँ जानवर पानी पीते हैं वहां का ही पानी पीते हैं वो। तो तालाब में जाएंगे, सीधा सीधा पानी उठाएंगे, पिएंगे। इंसान की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मॉडर्न लोग वहां हस्तक्षेप कर रहे हैं और सोच रहे हैं उनको क्लीन एंड हाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। मैं शर्त लगाता हूँ, आज से शायद 50-100 साल बाद वो प्रजाति नष्ट हो जाएगी, इंसान की वो प्रजाति। यानी इंसान ना खुद को, ये खुद के सेल्फिशनेस में ना करता समझ बैठता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, फिलहाल जो इंसान की जिसे कहते हैं ना स्पेसीज जी रही है, ये अब तक की विश्व में इंसान की सबसे कमजोर प्रजाति है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब ये जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का फंडा है ना, समझ में नहीं आता। विश्व में एक भी जीव नहीं है इंसान छोड़ के जो फिल्टर का पानी पीता है। और अभी अभी तो रिसर्च से ये पता चला कि जो फिल्टर का पानी पीते हैं उनके बोन है ना कमजोर हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, अलग अलग क्षारों की कमी हो जाती है ना। तो अभी कुछ लोग रिकमेंड कर रहे हैं हफ्ते में एक बार तो टैप का वाटर सीधा पी लेना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ती है। यानी ये नल से पानी आया सीधा गले में चला गया, कोई फिल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कई लोगों को वहां भी प्रॉब्लम, बोले डायरेक्ट आता ही नहीं टैप वाटर, फिल्टर होके ही आता है, अब क्या करें। तो मैंने शायद एक बार एग्जांपल दिया था, उमरगा उस्मानाबाद है ना, उस साइड में मैं महीना में एक बार टूर को जाता था। उधर हाइजीन ज्यादा मेंटेन नहीं करते लोग। अच्छे होटल एकदम नीट एंड क्लीन, जिसे हम टिपिकल बोलते हैं ना, कि हर कुछ मिनट बाद आके वो टेबल साफ कर जाए वाले होटल, ऐसे उधर है नहीं। है ना, कभी तो आपको ही फ्रस्ट्रेट होके आपका टेबल में थोड़ा सा प्लेट वेट पहले वाले क्लाइंट की हटानी पड़ती है और वेट करना पड़ता है कब वो आता है। तो मैं वहां जाता था और बिना बिस्लरी बोतल के ऑर्डर दिए या मिनरल वाटर के ऑर्डर दिए वहां खाना खा के आता था। और मेरा कलीग जो है, एक ज्ञानेश्वर नाम का कलीग था और एक नीलेश था, वो मुझे पूछते सर इधर क्यों आप ऐसा खाते हो, या तो हम सोलापुर से चलते वक्त या लातूर से चलते वक्त डिब्बा साथ में लेके जाए, या काम खत्म करके वापस जाके किसी अच्छी जगह खाए, यहाँ क्यों। मैं बोलता हूँ यार कुछ नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने का साधन है। महीना में एक बार तो शरीर को आदत हो ऐसी चीजों की। कृपया नोट करें, कृपया नोट करें। आज जब नए जनरेशन की बात करते हैं ना, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, शुरुआत से ही डिसइंफेक्टेड कल्चर में रहता है। बोले फर्शी है तो फर्शी पे फिनाइल या फिर जो भी है आपका ब्ला ब्ला कुछ भी होता है, वो मुझे नहीं पता जाता, पर वो लग जाता है, फर्शी साफ हो जाती है, कोई जीवाणु नहीं। पानी साफ होके आ रहा है, हर चीज साफ होके और पॉलिश होके आ रही है। कहाँ से इम्यूनिटी बढ़ेगी। पहले नेचुरल प्रोसेस थी, मुझे आज भी याद है, हम ना चलते फिरते कभी भी नदी में उतर जाते थे, पानी पीते थे, मैटर क्लोज, और कभी कुछ नहीं हुआ लोगों को। अब ये पानी प्यूरिफाई करने की जरूरत कहाँ से आ गई पता है आपको, क्योंकि नदियों में हम ही केमिकल ढूंढ रहे हैं। ये देखो, भगवान की कोई चीज ना मानवता के लिए या जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल नहीं थी, हमने उसमें एडिशन कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ दिया, केमिकल पानी में छोड़ दिए, तो फिल्टर तो करने पड़ेंगे, और बाकी प्रजातियां नष्ट हो रही है, ये हमारी वजह से है ना। अगर कोई प्योर नेचुरल हैबिटेट में है तो उसे किसी चीज का
को साफ नहीं करना पड़ता। नहीं, आप देखिए ना, शाकाहारी जीव है ना, सीधा सीधा घास खा लेते हैं, उसको साफ नहीं करते, उसको धोते नहीं है, कुछ नहीं करते। क्या नोट किया आपने? नहीं तो मान लो कि बकरियां ग्राउंड पे चली गई घास खाने, बोले थोड़ा रुको, पानी मारते हैं, साफ करते हैं, फिर इसको उबालते हैं या उबले पानी से निकालते, फिर खाएंगे घास को। ऐसा कभी किया बकरे ने? इस पे धूल जमी है वगैरह, वो तो सीधा गर्दन नीचे करते खा लेते, है ना। ये देखो अचरज की बात है ना, किस तरीके से लेपर्ड जो होते हैं ना, किसी जीव को मारने के बाद ऑलमोस्ट 10-12 दिन तक खाते हैं उसे। बड़े जीव को जब मारते हैं किस तरीके से, उनको कैसे कुछ नहीं होता। किसी जमाने में हमारे पास भी ये क्वालिटीज थी, हम नेचुरली इम्यून थे, है ना। तो कभी कभी इन्फेक्शन हो जाते थे, उससे बचाने के लिए सबको क्या कहते हैं, लगा दी कोरोना 1 कोरोना 2, है ना। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ना। यहाँ पे और एक लक्षण बताया गया है और ये लक्षण काफी इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति, शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति भी कुविद्या के द्वारा उसकी सिस्टम्स बिगड़ी है, शॉर्ट टेम्पर। अब मैं इसके अपोजिट की बात करूंगा, इसके अपोजिट की बात करूंगा, है ना। शॉर्ट टेम्पर्ड के अपोजिट की बात करते हैं, वो है पेशेंस। तो सुविद्या का लक्षण पेशेंस है और कुविद्या का लक्षण शॉर्ट टेम्पर्डनेस है ना। तो पेशेंस की बात अगर करें ना, तो आप देखिए, यानी स्पेशली जब हम इंसानों के साथ काम करते हैं ना, तो पेशेंस बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, कृपया सभी लोग नोट करें, हो सके तो इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। आजकल ना इंसान को वर्क के लिए रेडी बनाने की ट्रेनिंग मिल रही है और कुछ नहीं मिल रही है। से पीपल आर गेटिंग ट्रेंड टू बी रेडी टू डू सम जॉब और वर्क, है ना। मैं आपको समाज में तनाव क्या है, उसका लेवल क्या है, इसके कुछ एग्जांपल शायद देना चाहूंगा। 1 मिनट का समय दे। अब यहाँ पे आप देखिए इंसान कितना फ्रेजाइल है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। हैव अ लुक हियर। तो अगर आप यहाँ पे ठीक से देखें तो ये एक महान क्रिकेट पटु है, ग्रेट है, जीनियस है, विराट कोहली। ओके, जब 2014 में इंग्लैंड टूर पे गया और रन नहीं बना पाया, डिप्रेशन में चला गया था। उसने क्या लिखा? He felt like the loneliest guy in the world after a string of batting failures. तो एंडरसन ने उसको बनी बनाया और वो इतना फेल हो रहा था, इतना फेल हो रहा था कि डिप्रेशन की बाउंड्री पे चला गया। विराट कोहली, he knows how to make runs, और देखो कितनी फ्रेजाइल बन गया। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपके सामने लाइव सर्च करते हैं, है ना। तो आपको भी पता चलेगा कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों हमें इसके लोगों तक पहुंचाना है। तो मान लो यहाँ पे मैं क्या आप देख रहे हो यहाँ पे, साउथ अफ्रीका कैप्टन क्विंटन डिकॉक हैज डिसाइडेड टू टेक अ मेंटल हेल्थ ब्रेक और अगली सीरीज को वो नहीं खेलेगा। 17 फरवरी 2021 की बात है, 17 फरवरी 2021 की बात। नाउ ये व्यक्ति कौन है पता है? सफलता के शिखर पे विराजमान साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन है वो, मेंटल हेल्थ का ब्रेक ले रहा है। और मैं एक आधा एग्जांपल देता हूं आपको। मेंटली एग्जॉस्टेड ग्लेन मैक्सवेल, ये भी बहुत जीनियस प्लेयर है, वांटेड his arm to be broken during Australia's World Cup campaign year so he could have a break from international cricket, है ना। वो चाहता था कि फील्डिंग करते करते गिर जाए, कहीं फ्रैक्चर वैक्चर हो जाए तो उसे क्रिकेट से छुट्टी मिले।
मेंटल एग्जॉशन। आगे देखते हैं, आपको लगेगा ये सिर्फ क्रिकेटर्स को होता है, तो भ्रम को दूर करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। Have a look here. Deepika Padukone was diagnosed with depression in 2014. क्या आपने नोट किया? अब ये लोग हमारे हिसाब से तो बहुत सफल लोग हैं, और ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल आप कल्पना नहीं कर सकते। और कोई कोई एजुकेशन सिस्टम, कोई स्कूल, कोई कॉलेज हमें ये ट्रेनिंग नहीं दे रहा है जीवन के लिए रेडी होने की। लोग ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं? जॉब के लिए रेडी होने की। केमिस्ट्री पढ़, केमिस्ट बन जा, एमबीए पढ़ और एक अच्छा सा मैनेजर बन जा, इंजीनियरिंग पढ़ और एक अच्छा सा टेक्निकल काम करने वाला बन जा। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, हमें ये जो लक्षण हम देख रहे हैं, ये फिल्टर्स बताए जा रहे हैं, हमें फिल्टर्स बता रहे जा रहे हैं, जीवन की सफलता के फिल्टर्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। कर्म और अकर्म की बात भगवत गीता में गई है, यहाँ पे भी बताइए लक्षण, ये करो ये मत करो, है ना। तो इसको कृपया नोट करें, सीरियसली नोट करें, बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे कमेंट आया है कि मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू ओवरटेक डायबिटीज वर्ल्ड वाइड एंड बिकमिंग नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। तो इवन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि मेंटल हेल्थ, इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ साइकोलॉजी पढ़े, है ना। क्षितिजा जो हमारे फाइम क्लब की फाउंडर है, बढ़िया तरीके से ग्रेटिट्यूड हमें सिखाती है, जर्नलिंग सिखाती है, खुद के मन की इन्वेंटरी लेना सिखाती है ना। अमेजिंग काम करती है ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स क्षितिजा, बराबर है। तो उसको मैंने 2 साल पहले बताया था जब करियर काउंसलिंग कर रहा था। एक जमाना था जब मैं करियर काउंसलिंग करता था, अब नहीं करता, है ना। नाउ आई एम इनटू लाइफ कोचिंग। तो उसके लिए टीम है, बाकी लोग करते हैं। पर उसे मैंने बोला था, उसका ओवरऑल मैंने जिसे कहते हैं सीसीएमएल देखा, कोर कॉम्पिटेंसीज मेजर लिमिटेशंस देखे। तो मैंने उसे बोला था कि बेटा तू साइकोलॉजी पढ़। एंड अभी वो 12th चल रहा है उसका, ऑलरेडी शी इज डूइंग काउंसलिंग्स, और जब को बहुत ज्यादा जरूरत है दुनिया को। इवन ये जो डायबिटीज नंबर 1 बना ना, कभी कभी मैं सोचने पे मजबूर होता था, ये आज से 50 साल पहले तो था नहीं, है ना। इक्का दुक्का ये होते थे ना इंसिडेंसेस डायबिटीज के, बीपी के, ये तो विषय भी नहीं था। इतना 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 डर बना रखा है ना, बिठा रखा है हमारे मन में कि लोग सोचते 40 का हो गया तो अब तो डायबिटीज बीपी तो आना ही है। अरे किसने बोला, किसने बोला कि ये आपकी लाइफ की रियलिटी बन सकती है ना। कभी मौका मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा। उम्र 26 थी मेरी जब मुझे पहली बार बीपी की गोली दी गई थी, और डायग्नोस किया गया था कि तनाव है, एंजाइटी है ना। तो आज 16 साल हो गए, मैं कोई गोली नहीं लेता, आई एम फुल्ली रिकवर्ड। मुझे उस वक्त तो बताया गया था कि बीपी की गोली अगर एक बार लग जाए तो जीवन भर लेनी पड़ती है ना। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली 4 हफ्ते पहले, 4 हफ्ता और एक दिन पहले, 4 हफ्ते पहले चलो मान लेते हैं, मैं परभनी गया था मेरी सासू माँ को मिलने। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी थी, है ना। एंड शी वाज एडमिटेड इन होटल हॉस्पिटल फॉर 3 वीक्स, और काफी क्रिटिकल थी। तो हमने सोचा कि शायद उनके अंतिम दर्शन लेने पड़े। हम गए, उनसे मिले, है ना। उनको धाड़स बनाया, कुछ एनएलपी की टेक्निक्स यूज की, और वो रिकवर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 महीना हो गया आज, बिना किसी गोली के बढ़िया चल रही है वो। और एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 20 साल से वो डायबिटीज की गोलियां ले रही थी, 20 साल से। और मैंने उनका पूरा प्रोफाइल देखा और मैंने उन्हें बोला आपको डायबिटीज की गोली लेने की जरूरत नहीं है,
आज चार चार हफ्ते हो गए ना, 1 महीना हो गया, शी इज नॉट टेकिंग मेडिसिन ऑफ डायबिटीज। ब्लड शुगर 2-3 बार हम चेक कर चुके, सब नॉर्मल है। अब दो में से एक गलत है, या तो आज मैं भ्रम में जी रहा हूँ और हमारी रीडिंग्स गलत आ रही है, या 20 साल उसको डायबिटीज की गोलियां खिलाई गई है ना। टेक्निकली अगर मॉडर्न साइंस को फॉलो करके जाना होता, ओके, तो 26 साल पहले अगर मुझे बीपी की गोली शुरू हो गई तो आज मैं 4-5 गोलियों पे आ जाता है ना। अब ध्यान से सुनिए, कुछ प्रामाणिक डॉक्टर होते हैं, वो तुरंत आपको बोलेंगे कि अगर अभी भी आप सुधरे, लाइफस्टाइल मैनेज कर ली, तनाव कम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, डाइट मैनेज कर लिया, तो ये बीमारी रिवर्स हो सकती है। बराबर, ये बीमारी रिवर्स हो सकती है। बहुत सारे प्रामाणिक डॉक्टर है जो आपको ये बताएंगे, और मैं भाग्यशाली था, मुझे ऐसे कुछ डॉक्टर्स मिले। पर ज्यादातर जगह क्या हो रहा है पता है, डायबिटीज हो गया ना, 2 लोगों का लाइफ टाइम का कस्टमर बन जाता है, एक डॉक्टर का और एक फार्मा कंपनी का। बोले जीवन भर लेना है ना, है ना। इनफैक्ट मेरी मम्मा को कुछ ब्लड प्रेशर और हृदय की कुछ तकलीफें हैं, और मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि लाइव चल रहा है सब कुछ, बट जिन कार्डियोलॉजिस्ट के पास मैं जाता हूँ ना, तो वो फॉलोअप को कब बुलाते हैं पता है, वो 1 2 3 सिचुएशन बता देते हैं, ये 3 सिचुएशन आई तो ही आना, अदरवाइज मेरे पास आने की जरूरत नहीं। और बात ऐसी नहीं है कि मामा को अभी अभी तकलीफ हुई, बरसों से उसको ये चैलेंजेस है। बट मैंने ऐसे डॉक्टर को देखा है कि जो फॉलोअप को बुलाता नहीं पेशेंट को। मतलब ये नहीं कि वो केयरलेस है, उन्होंने हमें बता दिया 1 2 3 ये है तो मेरे पास आना, अदरवाइज जो है चलने देना, काम खत्म, यू आर फुल्ली फिट। मोस्ट ऑफ द जगह पे तो बोलते हैं हर महीना आओ, हफ्ता देके चले जाओ, और मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ करना, बट आहत हो जाता हूँ मैं, आहत हो जाता हूँ, तकलीफ हो जाती है मुझे कि यार जो 50 साल पहले जिस बीमारी का नाम नहीं था, आज पूरी दुनिया उससे ग्रस्त कैसे हो। एक और बीमारी है जिससे मुझे बहुत तकलीफ है, वो है सीजेरियन। नाम सुना है आपने? अरे इतना तो धंधा नहीं करना चाहिए, क्षमा चाहता हूँ मैं, क्षमा याचना, इतना तो धंधा नहीं करना चाहिए यार, है ना। ना के बराबर ये परसेंटेज हुआ करता था जब हमारे जन्म हुए। एनीबडी हियर जो कि 35 साल से ज्यादा उम्र है और सीजेरियन होके पैदा हुआ है, कोई है तो टाइप करे आए। नहीं आएगा है, बेड लगा के नहीं आएगा। 6,000 का बिल 60,000 का बनाने का तरीका है ये, सेफ्टी के नाम पे, जान के डर के नाम पे काट देते हैं। सीधी सीधी बात करूंगा, भगवान ने अगर किसी को जन्म देने लायक बनाया है तो उसकी सिस्टम खुद बना रखी है। मिलियंस एंड मिलियंस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जीव है, किसी को सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती है? कभी देखा है गाय का बच्चा, हाथी का बच्चा, उसकी साइज देखिए, नहीं जरूरत पड़ती। क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल विषय आ गया, बट आ गया तो आ गया। आई फर्मली बिलीव 5 बजे मैं नहीं बात करता, तो कहाँ से हो रहा है। सजग बने प्लीज, सजग बने, आजू बाजू में क्या चल रहा है, क्या ट्रैप चल रहे हैं, सजग बने इसके बारे में, है ना। क्योंकि मैंने ये देखा है, बहुत ध्यान से अनुभव किया है, और मैं आपको बताता हूँ ना, ये बात मुझे यह एहसास तब हुए जब मैंने मेरे फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिए थे, और जिसे कहते हैं ना, एक डेंजर ट्रैप है ये। एक गोल अचीव किया, दूसरा गोल नजर के सामने, वो अचीव किया, तीसरा गोल नजर के सामने, अरे खत्म ही नहीं हो रहा। मजाक मजाक में 35 साल चले गए जीवन के। और जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, ब्ला है, ब्ला है, ब्ला है। मेरे को लगा मैं भी अमिताभ बन गया, मेरे पास भी ये सब कुछ आ गया था, फिर भी शांति नहीं मिल रही थी। और प्लीज नोट करें, इवन मैं यहाँ बच्चों को बता रहा हूँ, बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो, पर संतुष्ट रहो।
संतुष्ट रहो, और बड़े सपने सेवा के देखना, लोगों की मदद करने के देखना जरूरी है। क्योंकि खुद को खुश करने के लिए देखोगे ना, तो यहाँ पे लोगों के पास मनी पावर है, इतनी मार्केटिंग करते हैं कि आपको हर बार वो क्या कहते हैं, एहसास दिला देंगे कि आपके पास ये नहीं है। क्यों? एक बढ़िया सा वर्किंग आईफोन होते हुए भी लोग अगला वर्जन लेते हैं। सोचने वाली बात है ना। जब भी एप्पल का नया वर्जन आता है, लोगों के पास पिछला वर्जन होता है, जो एप्पल यूज करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे ये क्या फंडा है ना। तो मान लो एप्पल है किसी के हाथ में, ओके, लेटेस्ट वर्जन है, नया वर्जन आ गया। अब पुराने वाले को हाथ में देखते हैं, ये ठीक चल रहा है क्या? एकदम ठीक चल रहा है। फंक्शन का कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्पीड का कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। सिर्फ नया वर्जन आया, और जब मैं पार्टी में जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, आई टेल यू, सोचो, अरबों रुपए का बिलिंग कर देते वो नया फोन लाने के बाद। ऐसे तो नहीं ना कि ओवरनाइट बाकी पुराना मॉडल आउटडेटेड हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैंने मेरी बेटी को 6,200 रुपए गिफ्ट दिए, और उसके शेयर्स उसके नाम पे इन्वेस्ट किया मैंने कल। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या, उसका फोन गिर गया, स्मार्टफोन। ओके, अब मेरी बड़ी बेटी निशा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसका स्मार्टफोन गिर गया, ओके, और वो रिपेयर करने चली गई। अब ये फोन 4 साल पुराना है, पहले मैं यूज करता था, मैंने उसे वो गिफ्ट दे दिया, है ना। तो मेरे मेरे देखो, यहाँ पे तो सीए चेतना मैम भी है, तो वो फाइनेंशियल का ज्ञान ज्यादा देंगी, बट ये मेरी समझ है। तो जब मैंने मेरा पहला फोन डिस्कार्ड कर दिया, तो उसको दिया था मैंने, और अभी 2 साल से मैं दूसरा फोन यूज कर रहा हूँ, है ना। तो वो क्रैक आ गया, उसने रिपेयर को लेके गई। ध्यान से सुनना, शी वेंट, 10th स्टैंडर्ड में है वो, और सीखते कैसे बच्चे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, तो मुझे माफ करें, मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, यहाँ कोई अभिमान वगैरह की बात नहीं। तो मैंने उसे भेज दिया, है ना, क्योंकि उसके एग्जाम चल रही है, तो उसको सरप्लस फोन की जरूरत पड़ती है घर में, आजकल ऑनलाइन चल रहा है ना। तो उसने कहा कि पापा ऐसे ऐसे है, और 2,000 रुपये लगेंगे रिपेयर को। मैं बोला बेटा, इतना 4 साल पुराने फोन पे 2,000 खर्चा करोगे? ध्यान से सुन लेना, उससे तो अच्छा है मैं और 6,000 आपको दे देता हूँ, 8,000 में एक बढ़िया सा फोन ले लेना, जो आपकी जरूरत के हिसाब से ठीक होगा। और आपको भी पता है 8,000 में एक डिसेंट स्मार्टफोन आ जाता है आजकल, है ना। तो उसने बोली पापा 8,000 वगैरह। मैं बोला बेटर बेटा, ये तो दे दूंगा, अदरवाइज आपको कम खर्चे में उसको ठीक करना है। तो शी वेंट टू मल्टीपल शॉप्स, ध्यान से सुन लेना, और फाइनली 1,200 रुपए में शी गॉट द फोन रिपेयर्ड, और वापस आ गई, एज गुड एज न्यू फोन बन के आ गया वो। जैसे ही वो आई, उसने देखा पापा बहुत बढ़िया चल रहा है, थैंक यू वैंक यू हो गया। अब टीनेज बच्ची है तो खुश हो जाती है। हम तो हर चीज में है, देखो हम तो यार, पहली बारिश में भजिया बनता है तब भी बहुत खुश होते हैं, है ना। हर बार पेड़ खुशी की आदत ये मार्केटिंग वालों ने लगा दी हमको। नहीं तो यार, हम तो आज भी याद करते हैं, बोले सिंहगढ़ पे चले जाओ, ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी बारिश आ रही है, भीग कर फिर इंसान एंजॉय करता है, यार क्या भीगा था, बोले मैं सिंहगढ़ पे। अब ये क्या न्यूज हो गई? बट लोग एंजॉय कर सकते हैं ना, नेचुरल चीजें को अभी जो है। तो जैसे ही वो वापस आया और उसने बोला पापा, मैंने बोला सब चेक कर लो, फंक्शन सब ठीक है? बोले ठीक है। मैं बोला ठीक है, मेरे पास 8,000 का बजट था, 6,800 बचा लिया आपने, है ना। तो उसके शेयर्स ले लिए मैंने, कल कल के कल, हाँ। अब ये 6,800 के शेयर है ना, इसकी वैल्यू मैं उसके नाम के आगे काउंट करूंगा। जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, और मैं काफी तगड़ा जानकार हूँ शेयर मार्केट का, ओके, यानी 16 विद्याओं का जिसे कहते हैं धनी हूं मैं। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट किए है, मान लो मेरी बेटी अगर 1 साल भी यूज कर लेती है ना इस फोन को, 1 साल भी यूज कर लेती है, तो ये 6,800 बढ़ के आगे जाएगा, और 8,000 पक्का क्रॉस कर जाएगा। यानी ये रिपेयर किरिंग की कॉस्ट बाकी बचत में से रिकवर कर रहा हूं। और यही होना चाहिए। जब ऐसा एग्जाम्पल बच्चों को मिलता है ना, तो उन्हें पावर ऑफ सेविंग पता चल जाता है।
से चेतना मैम ने ही इसी मंच पे बताया था, आप अगर सेव कर रहे हो तो आप अर्न कर रहे हो। और मुझे उनका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा था कि अगर मान लो कोई इंसान, एग्जाम्पल लेते हैं, महीने में 10,000 कमा रहा है, बराबर है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं इजी बनाने के लिए इसको करता हूँ कि मान लो 25 दिन काम करके 10,000 कमा रहा है, जस्ट थिंक ऑफ इट, बराबर। तो कितना हुआ, मान लो 25 दिन 10,000, इसको डिवाइड करके जरा बताओ मुझे कितना आता है। तो क्या हुआ, 40, यस, पर डे 40 का आ गया इनकम, 400 का ना, बराबर। 400 पे एक जीरो लगा दिया, हो जाएगा, डन। बराबर है या गलत हो गया? 400 का इनकम है पर डे, परफेक्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। अब ध्यान से सुनिए, ये इंसान अगर मान लो महीना में 2,000 सेव करता है ना, तो एज गुड एज उसने जीवन में 5 दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया ना। और ये नजरिया होना चाहिए। इनफैक्ट मैं जब काफी यंग था, काफी यंग, ये शब्द आपको समझा, रिलेटिव शब्द है, आज भी यंग हूँ, पर काफी यंग जब था, तब तो यानी मुझे जल्दी पड़ी रहती थी, पता है, इधर से पैसा आया और उधर उड़ा दिया। अगर मैं थोड़ा सा और वाइजली पैसा मैनेज करता तो हो सकता है 10 साल पहले ही रिटायर हो जाता फाइनेंशियली, इतना लेट नहीं होता। प्लीज नोट करें। तो से वी शुड नॉट स्पेंड जस्ट बिकॉज वी हैव मनी, है ना। और अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए तो मुझे याद दिलाना 2-3 बार, चेतना मैम का जो भी पिछला वाला भाषण था उसकी यूट्यूब लिंक मैं आपको दे दूंगा, है ना। कुछ ज्ञान इमोर्टल होते हैं, जब भी पढ़ो वो ज्ञान आज के डे में रिलेवेंट होता है, तो उसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो आज के सेशन को खत्म करते हैं और क्षमा याचना के साथ मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भटक गया, कहाँ से शुरू किया और कहाँ से कहाँ पे आके लेके आया ना इस टॉपिक को। मैं क्षमा चाहता हूँ, और ये मेरे जीवन की ना इम्पोर्टेंट वैल्यूज है। और इस बात का मैं खुद को और आपको वचन देता हूँ कि मानवता के लिए और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करने के लिए मुझसे जो भी बन सके वो मैं मेरे जीवन के आखिरी साल तक, सांस तक करूंगा। इसमें मुझे कोई शंका नहीं, रंच मान शंका नहीं। जरूरी है, जैसे कमेंट में आया था जेके चेकेडी सर का कि स्ट्रेस नंबर 1 बनने वाला है। अरे यार, हम उस देश के वासी हैं जहां सूर्यास्त होते ही ना पुरुष लोग लुंगी और बनियान पहन के रिलैक्स होते थे। जैसे बाज को क्या बोलते हैं वो, खटिया, है ना, खटिया ही कहते हैं ना उसे। तो खटिया, बिना गद्दे की खटिया पे रिलैक्स रहते थे लोग। 7:30 बजे खाना हो जाता था, है ना, आराम से, यानी पंछियों की आवाज सुनते थे, रिलैक्स हो जाते थे। काहे का मेडिटेशन, काहे का ये, कोयल आती थी, कू कहती थी, आपका ओम मेडिटेशन हो जाता था। प्रगति के नाम पे सबको जिसे कहते हैं ना, या तो नौकर बना दिया, कामगार बना दिया, और क्या कहते हैं, पेशेंट बना दिया। और जब ये रिसर्च होते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ साला इनको, अब ये शब्द कैसे आ गए, देखो मेरे इमोशंस कितनी तीव्र हो गई। क्या आपने अभी एक शब्द सुना, कितनी तीव्र हो गई मेरी इमोशंस, ये मेरी हर्ट है मेरे दिल में, कि अगर आपको सब पता है तो आप इसको रोक क्यों नहीं रहे। आपको सब पता है, अगर ये हो रहा है वगैरह, तो क्यों नहीं कर रहे। Why meditation is not the basic part from junior KG? Why delayed gratification is not told from standard 1? Acceptance, let go, धन्यवाद भाव क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि ध्यान से सुनना, लोग अगर संतुष्ट बन गए तो जीडीपी ग्रो नहीं होगी, है ना, जीडीपी ग्रो नहीं होगी। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी सलाह है, और अगर आप प्रैक्टिकल व्यक्ति हो तो मेरी सलाह को प्लीज मत मानो, प्लीज मत मानो। अगर आपको शांति की तलाश है तो प्लीज मानो। ये जो सक्सेस की डेफिनेशन है ना, इसके परे जाते हैं, सक्सेस की डेफिनेशन के परे जाते हैं, मौन करते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुद के साथ चर्चा करते हैं, और खुद की अपनी सक्सेस की डेफिनेशन बनाते हैं।
अपनी डेफिनेशन की, सक्सेस की डेफिनेशन बनाते हैं। जरूरी है दोस्तों, है ना। और मैं सच में कहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। आज से 5 या 6 साल पहले बहुत तगड़ी सैलरी आती थी अकाउंट में, वो सब छोड़ दिया, बट आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आई एम नंबर वन कोच ऑफ माई डॉटर्स। मेरी मम्मा जब भी चाहती है मैं अवेलेबल हूँ, 1 क्लिक पे, यू नो 1 क्लिक। सिर्फ अंदर अंदर से आवाज आई, संजू। मैं ज्यादा 8 मिनट दूरी पे रहता हूँ मम्मा से, एवर अवेलेबल। और क्या चाहिए जीवन में। और ऐसी बात नहीं है, बाकी सब चीजों को भी टिक लगा रखी है ना। तो मेक हेल्थ एज योर मेन प्रायोरिटी, ये जो मैंने देखा, मैं सोच रहा था यार, इतना ग्रेट पर्सन 7-8 इनिंग में कम कम स्कोर बनता है और डिप्रेशन की बाउंड्री पे चला जाता है, मेंटल चैलेंजेस फेस करता है, विराट कोहली जैसा ग्रेट बैट्समैन। कितना फ्रेजाइल माइंड है हमारा, है ना। सोचने वाली बात है। और मैं आप सबको इसी सोच के साथ छोड़े जाता हूँ कि जरा सोचिए, सोचिए कि क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। सोचिए और कंट्रीब्यूशन गोल बनाइए, कंट्रीब्यूशन गोल बनाइए। क्योंकि मैंने देखा है फकीरों में जीवन को सेलिब्रेट कर, फकीरों को देखा है मैंने जीवन को सेलिब्रेट करते हुए झोपड़ों में, और राजाओं को देखा है रेशम और मखमल के बिस्तर पे तड़पते हुए, निद्रानाश सहते हुए, है ना। तो कृपया आजू बाजू में देखे, सजग बने कि सच्ची सफलता क्या होती है, और ट्रैप से बचे। जो भी चीज आपको रिपीटेडली बताई जा रही है वो मार्केटिंग है, और मार्केटिंग से बचे, है ना। कोई भी सलाह को अगर आप ले रहे हो, आपके अंदर स्वीकार कर रहे हो, ओके, तो देखे, परखे और आगे बढ़े, है ना। मैं ये मंच पे कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर से बोलता हूँ, हर किसी को शंका की नजर से देखना आज के जमाने में, हर किसी को, एक्सेप्शन माता पिता, है ना। एक्सेप्शन माता पिता। माता पिता अगर ज्ञानी है तो कोई संशय की जरूरत नहीं। माता पिता अज्ञानी है तो उनके ज्ञान पे संशय ले सकते हो, इंटेंशन पे कभी नहीं। गलत इरादे कभी नहीं हो सकते माता पिता के, है ना। बाकी इवन गुरु है, एजुकेशन सिस्टम है, ज्ञानी लोग है, सफल लोग है, सबको शंका की नजर से देखो। अगर लिखा है, मान लो दास बोध में लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, मैं उसको मेरे अनुभव पे परखूंगा, है ना। केवल 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 एक ही मेरे जीवन की बात कर रहा हूँ, एक ही ऐसी बात है जिसको मैं शंका की नजर से नहीं दिखता, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। वो स्वयं भगवान की वाणी है, और मैं ऑलरेडी बहुत बहुत बार पढ़ चुका, है ना। रोज मैं एक अध्याय पढ़ता हूँ, रोज एक अध्याय पढ़ता हूँ, तो हर 18 दिन बाद मेरी भगवत गीता का नेक्स्ट राउंड पढ़ना शुरू हो जाता है। वहां उसको तो मैं कोई संशय रहित होकर उसको एज इट इज मानता हूँ, बाकी हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर विषय को, हर ऑफर को संशय से देखता हूँ, क्योंकि सबका अपना एजेंडा है, मेरा भी है, आपका भी है। तो इवन ये जो बच्चे हैं जो कि इतने ध्यान से मुझे सुनते हैं, मेरी हर बात को ना मानिए प्लीज, जांचिए, परखिए, इवेलुएट कीजिए, है ना। से मैं तो भाग्यशाली समझता हूँ, इतने सारे बच्चे हैं ना यार, हंड्रेड्स ऑफ बच्चे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, सुनते हैं, सीख रहे हैं, और मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये तो भगवान की ब्लेसिंग है कि भगवत गीता और दास बोध सुनने बच्चे आ जाते हैं, टीनेजर्स, आज के हैपनिंग लाइफ में। तो खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेट करे, मुझे भी एक आधी छोटी सी बधाई दे दे। पर पॉइंट को ध्यान से सुनिए, पॉइंट को ध्यान से सुनिए कि वी नीड टू बी अलर्ट, वी नीड टू बी अवेयर। सबका एजेंडा है आजकल, और एक्यूमुलेशन इज द थीम ऑफ न्यू जनरेशन। सबको या तो वस्तुएं इकट्ठा करनी है, जमा करनी है, या पैसा जमा करना है, एसेट बिल्ड करनी है, शो की चीजें बिल्ड करनी है। इससे बचना पड़ेगा, है ना। तो इसी के साथ ही आज के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, जरा ज्यादा बात कर ली, थोड़ी इमोशंस में बात कर ली, बट भगवान साक्षी है, जो भी बोलता हूँ इंटेंशन आपको कुछ भले का ज्ञान दो, यही होता है।
तो जो अच्छा लगे उसे लीजिए, जो अच्छा ना लगे उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पर आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।